गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिंदु 2a, a-7 एक वृत्त का केंद्र है। यदि इस वृत्त का व्यास 10√2 है तथा यह बिंदु 11, -9 से होकर गुजरता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र अगर हम O मान लें तो इसका निर्देशांक दिया है 2a, a-7। ये इसके केंद्र का निर्देशांक है। अब आगे ये दिया हुआ है कि इसका जो व्यास है, इसके व्यास की लंबाई है 10√2। व्यास क्या होता है? वृत्त की परिधि, ये परिधि है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो इसके केंद्र से होकर जाती है, वो वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो कोई भी बिंदु अगर हम ले लें, मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं A और यहाँ हम ले लेते हैं B। तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएं कि ये रेखा O से होती हुई जाए तो ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। और इसकी लंबाई कितनी दी गई है प्रश्न में? 10√2। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो वृत्त है वो एक बिंदु से होकर गुजरता है। अगर उस बिंदु को हम C मान लें तो उसका निर्देशांक दिया है 11, -9। ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो निकालना क्या है हमको? A का मान। अब देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। देखिए, ये परिधि पर स्थित कोई बिंदु C है और ये केंद्र है। अगर हम इसको मिला दें तो ये हो गई त्रिज्या। OC हो गई इस वृत्त की त्रिज्या और AB हो गया इस वृत्त का व्यास। तो दोनों में संबंध क्या है? दोनों में संबंध होता है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको A का मान निकालना है। और उसमें आगे कौन सा और फॉर्मूला लगेगा? दूरी वाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो देखिए, व्यास क्या है? AB बराबर 2 गुणे त्रिज्या क्या है? OC। अब AB निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे AB दिया हुआ है, ये प्रश्न में ही दिया है 10√2। यहाँ लिख लेंगे, 2 की जगह 2 लिख लेंगे। OC निकालने के लिए क्या करेंगे? OC यानी कि O और C के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोग को पता है। तो इसको हम लोग x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें और हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया गया है दूरी वाला। और इसके बाद AB की जगह हम लोगों ने पहले ही रख दिया था। यहाँ पे AB की जगह जब ये पुट किया गया है तो एक साइड में आपका 10√2 होगा और एक साइड में ये जो फॉर्मूला लगाया गया है वो वाला पोर्शन होगा। अब देखिए, यहाँ करड़ी है, हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करके जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा, a² - 8a + 15 = 0। और इस द्विघात समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का मान मिलेगा 5,3। मतलब a का मान 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि बिंदु -4, 3 और 4, 3 समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हैं तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि मूल बिंदु त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए गए हैं और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक निकालना है। इसको A मान लें, इसको B मान लें। तो तीसरा वाला शीर्ष हम लोग C मान लें अगर, तो उसका निर्देशांक हमको पता नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे? x, y, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक। क्योंकि हमको ना भुज पता है और ना ही कोटि पता है तो हम लोग उसका निर्देशांक मान लेंगे x, y। अब A, B और C का निर्देशांक हो गया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे समबाहु त्रिभुज की। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब AB बराबर BC बराबर AC। तो देखिए, जब तीसरा शीर्ष हम लोग C मान लिए जिसका निर्देशांक x, y है, तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। मतलब दूरी निकालेंगे तभी भुजा की लंबाई मिलेगी। तो
बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो भुजा ए बी की लंबाई मिल जाएगी। तो ए बी मिल गया 8 मात्रक, बी सी का मान मिल गया √x² + y² - 8x - 6y + 25। ऐसे ही हम लोग ए सी निकाल लेंगे। ए सी भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ए बी सी है वो एक समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं इसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एक बार हम लोग ए बी बराबर बी सी ले लेंगे और एक बार हम लोग ए बी बराबर ए सी ले लेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को दो समीकरण मिलेगा जिसको सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो निर्देशांक निकालना है वो हम लोग अपने मन से एक्स और वाई माने हैं, तो जब तक एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा तब तक आंसर कैसे मिलेगा। तो हम लोग को एक्स और वाई का मान निकालना है, इसलिए हम लोग को दो समीकरण मिलेगा जब हम एक बार ए बी बराबर बी सी लेंगे और एक बार ए बी बराबर ए सी लेंगे। तो देखिए, जब एक बार ए बी बराबर बी सी लिया गया तो जब ए बी बराबर बी सी है तो अगर इसका वर्ग कर दें तो वो भी बराबर होगा। वर्ग क्यों कर रहे हैं, ताकि करड़ी हट जाए। तो ए बी स्क्वायर का मान 64 होगा, पीछे निकाल चुके हैं हम लोग, बराबर बी सी स्क्वायर, तो करड़ी हट जाएगा तो ये मान हो जाएगा जो कि हम लोगों ने पहले निकाल लिया है। अब जब इसको हम लोग सारे टर्म्स को एक साइड में ट्रांसफ़र करके दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम लोग को समीकरण मिलेगा x² + y² - 8x - 6y - 39 = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हम लोग ए बी बराबर ए सी लेंगे, तो जब ए बी बराबर ए सी लेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। अब जब इसकी सहायता से हम लोग देखेंगे वैल्यू पुट करके तो दूसरा समीकरण मिलेगा हम लोग को x² + y² + 8x - 6y - 39 = 0। अब जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को देखें तो अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो हम लोगों को x का मान मिलेगा जो कि मिलेगा x बराबर 0। तो जब x का मान 0 मिल गया तो अब हम लोग को y का मान अगर निकालना है तो हम लोग को x का मान या तो समीकरण 1 में रखना होगा या तो समीकरण 2 में रखना होगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखा गया तो y का मान निकालना था, तो सिद्धाचार्य रूल लगा और सिद्धाचार्य रूल लगाने पर y का मान मिल गया 3 ± 4 √3। ठीक है। अब देखिए y का दो मान मिला, 3 + 4 √3 और 3 - 4 √3, दो मान मिल गया। अब दोनों में से कौन सा मान लेंगे हम y का। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम लोगों ने x का मान निकाला तो क्या आया है, 0, यानी कि जो c है, शीर्ष c, उसका जो भुज है वो 0 है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जब भुज 0 होता है तो वो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। ये तो एकदम कन्फर्म हो गया। तो अब बस हम लोग को ये जानना है कि जो बिंदु C है वो y अक्ष के, वो धनात्मक y अक्ष पर स्थित होगा या ऋणात्मक y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि ये तो पता है कि y अक्ष पर स्थित होगा क्योंकि इसका भुज क्या मिला है, 0। तो अब हम लोग फिगर की सहायता से समझते हैं। देखिए, जो त्रिभुज है उसमें एक शीर्ष दिया था 4,3 और एक शीर्ष दिया था -4,3। तो देखिए यहाँ पे हो गया 4,3 और यहाँ हो गया -4,3। इसको नाम दे दिए A और इसको नाम दे दिए B। अब देखिए C ऊपर भी हो सकता था, तो हम लोगों ने नीचे क्यों किया है, इसलिए क्योंकि प्रश्न में एक कंडीशन और दिया गया है कि जो मूल बिंदु है वो त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो अगर हम ऊपर C ले जाएंगे तो जो मूल बिंदु है वो त्रिभुज के बाहर हो जाएगा, जबकि प्रश्न के अनुसार जो मूल बिंदु है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होना चाहिए। तो इसका मतलब जो C है वो नीचे आएगा और नीचे आने के साथ साथ वो हम लोग को ये भी पता है कि y अक्ष पर होना चाहिए। तो जब नीचे की ओर आएगा तो वो होगा ऋणात्मक y अक्ष पर स्थित होगा वो, क्योंकि जो मूल बिंदु है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होना चाहिए। तो इससे ये चीज़ पता चल गया कि जो बिंदु C है उसका जो कोटि है वो ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि वो ऋणात्मक y अक्ष पर स्थित है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, चूंकि मूल बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है तथा बिंदु C का भुज हम लोगों ने x का मान निकाला है, कितना आया, 0। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, इन दोनों कंडीशन से कि मूल बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर होना चाहिए और C का भुज 0, इन दोनों से ये निष्कर्ष निकला कि जो बिंदु C है वो ऋणात्मक y अक्ष मतलब OY' पर स्थित होगा। ये तो कन्फर्म हो गया। तो बिंदु C की कोटि क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब देखिए y का दो मान है, एक है 3 + 4 √3
तो 3 + 4√3 तो धनात्मक होगा, लेकिन जब 3 - 4√3 करेंगे तो वो क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि 3 में से 4 में किसी भी चीज़ का अगर हम गुणा कर दें, √3 का मान कितना होता है 1.732। आप 3 में से इसको मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। और हमको y का मान ऋणात्मक ही चाहिए, क्योंकि कोटि यहाँ पे क्या कह रहा है, ऋणात्मक होगी। तो हम लोग y का कौन सा मान लेंगे, 3 - 4√3। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान 0 और y का मान 3 - 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं तो A का मान बताइए तथा AB को आधार मानते हुए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 27 में फिगर बना लिया गया। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज है तो उसके शीर्षों के निर्देशांक प्रश्न में दिए गए हैं, तो निर्देशांक भी लिख लिया गया। अब देखिए इसके विकर्ण AC और BD है, जो कि कहाँ काट रहे हैं, बिंदु O पर। और आप लोग को 9th में बताया गया था समांतर चतुर्भुज के गुण, कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब कि OA बराबर OC और OD बराबर OB, यह आप लोग को बताया गया था कि OA बराबर OC होता है और OD बराबर OB होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो O है वो AC का मध्य बिंदु है और O BD का भी मध्य बिंदु है, ये भी कहा जा सकता है। तो देखिए इसका अगर निर्देशांक निकालना चाहे मध्य बिंदु का, तो एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अगर ये दो पॉइंट है P और Q, और इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2, और इसका मध्य बिंदु है R। और अगर हमको इसका निर्देशांक चाहिए मध्य बिंदु का, तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का। तो अगर हमको O का निर्देशांक निकालना हो तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग AC के लिए फॉर्मूला लगा दें, ये वाला, क्योंकि ये AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है, और BD के लिए भी ये वाला फॉर्मूला लगा दें। तो देखिए विकर्ण के मध्य बिंदु संपाती होंगे, मतलब एक ही होंगे, तो AC का मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही BD के मध्य बिंदु का भी निर्देशांक होगा। तो अब देखिए AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 + a/2 यानी फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, और मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला BD के लिए भी लगा देंगे। 2 और प्लस -4/2, 3 + -3/2, ऐसे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, चूँकि दोनों के निर्देशांक समान होंगे, क्योंकि दोनों के मध्य बिंदु तो एक ही है, तो 1 + a/2 बराबर होना चाहिए इस वाले के, तो हम लोग बराबर कर लिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान मिला -3। तो देखिए a का मान मिल गया -3। अब कहा गया था कि AB को आधार मान करके इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, D से एक लंब DE डालेंगे आधार AB पर, और इसको हम लोग मान लेंगे इसकी ऊंचाई h। तो अगर h निकालना है तो देखिए अगर देखा जाए तो ADB एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब ½ × AB × DE। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक दिए गए हों तो क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये ½ x1 ब्रैकेट में y2 - y3 + x2 ब्रैकेट में y3 - y1 + x3 ब्रैकेट में y1 - y2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है
तो ए का निर्देशांक है, ये बी का है और ये डी का है। तो x1 हो गया 1, x2 हो गया 2, x3 हो गया -4, y1 हो गया -2, y2 हो गया 3 और y3 हो गया -3। तो देखिए तीनों का निर्देशांक की सहायता से हम लोगों ने x1, x2, x3 और y1, y2, y3 निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर उसको पुट कर देंगे वैल्यू को। तो अब यहाँ पे देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ए बी इंटू डी की जगह एच हो जाएगा। और यहाँ पे जब सॉल्व किया गया तो देखिए ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो दूरी वाला फॉर्मूला आप लोग को पता है और ए और बी का निर्देशांक दिया गया है। तो जब हम लोग इसकी सहायता से फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे और फॉर्मूले की सहायता से जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा ए बी √26। तो हो गया √26, h इज इक्वल टू 24। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन √26। अब यहाँ हर में करड़ी में हर में यहाँ पे है √26, तो ये रूट हटाने के लिए √26 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 24 √26 अपॉन नीचे हो जाएगा 26। तो फिर हम लोग 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से 12 बार में 24 जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो h बराबर मिलेगा 12 करड़ी में 26/13 इकाई। ये हो गया h का मान। क्वेश्चन नंबर 28 है, आयुष अपने घर से ऑफिस के लिए चलना शुरू करता है। ऑफिस सीधे जाने की बजाय वो पहले बैंक जाता है, वहाँ से अपनी पुत्री के स्कूल जाता है और तब ऑफिस पहुँचता है। आयुष ने ऑफिस पहुँचने में कितनी अतिरिक्त दूरी तय की? माना तय की गई सभी दूरियां सरल रेखा में है। यदि घर 2,4 पर, बैंक 5,8 पर, स्कूल 13,14 पर और ऑफिस 13,26 पर स्थित है तथा सभी निर्देशांक किलोमीटर में है। तो देखिए क्या दिया गया है कि आयुष के घर और ऑफिस, बैंक, स्कूल सबका ये निर्देशांक किलोमीटर में दिया गया है। अब देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि वो सीधे ऑफिस ना जा कर के घर से पहले बैंक जाता है, फिर वो उसके बाद स्कूल जाता है और फिर स्कूल के बाद वो ऑफिस जाता है। तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो घर से डायरेक्ट ऑफिस जाए तब कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, और घर से बैंक, बैंक से स्कूल और स्कूल से ऑफिस जाने में जो दूरी तय करनी पड़ती है उसमें आपको ये बताना है कि कितना अंतर हो रहा है, मतलब उसको कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है जब वो बैंक, स्कूल हो करके तब ऑफिस जाता है। तो सबसे पहले अतिरिक्त दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि केवल जब वो डायरेक्ट वो घर से ऑफिस जाता है तो कितनी दूरी तय करता है। तो पहला काम ये करना है कि घर और ऑफिस के बीच की दूरी निकालना है। तो घर का निर्देशांक भी पता है और ऑफिस वाला भी, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और दूरी निकालेंगे तो मिलेगा 24.6 किलोमीटर। अब हम लोग सेकंड केस में चलते हैं। जब वो डायरेक्ट ना जा कर के 2-3 जगह से होता हुआ जाता है, जैसे पहले वो घर से जाता है बैंक, तो घर और बैंक के बीच की दूरी निकालेंगे D1, तो आया है 5 किलोमीटर। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको दूरी का फॉर्मूला लगाते जाना है। इसके बाद बैंक से वो स्कूल जाता है, तो बैंक और स्कूल के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बैंक का निर्देशांक और स्कूल का निर्देशांक दोनों का दिया गया है, उनके बीच दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे तो D2 मिल गया 10 किलोमीटर। फिर स्कूल से वो ऑफिस जाता है, तो स्कूल और ऑफिस के बीच की दूरी D3 मिल गई 12 किलोमीटर। तो जो सेकंड केस है जिसमें वो 2-3 जगह से होता हुआ जाता है ऑफिस, उसमें वो कितनी दूरी तय करता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, D1, D2 और D3 को जोड़ देंगे तो आ गया 27 किलोमीटर। ये 27 किलोमीटर कौन सी दूरी है, जब वो डायरेक्ट ऑफिस ना जा कर के बैंक जाता है, फिर स्कूल जाता है और तब ऑफिस जाता है, यानी सेकंड केस में तय की गई दूरी है। और जो डायरेक्ट दूरी वो जब घर से ऑफिस जाता है तब वो तय करता है 24.6 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा दूरी कितनी हुई, इसके लिए क्या करेंगे, 27 में से वो पहले वाली दूरी को माइनस कर देंगे। तो तय की गई अतिरिक्त दूरी निकालने के लिए D' में से D को माइनस कर देंगे, मतलब इस बाद वाले में से जो पहले वाली दूरी थी उसको माइनस करेंगे तो मिल गया 2.4 किलोमीटर। यहीं पर आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है।